हाय हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हब में। अच्छा बेटा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, हेरिडिटी की सामान्य जो कंसेप्ट है अपन वैसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखो, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल ने आनुवांशिकता पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से प्रयोग किए। अच्छा, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के क्या परिणाम निकाले, उनसे उन्होंने हेरिडिटी के कौन से नियम प्रतिपादित किए, उन नियमों का हमारे मानव जीवन में या संपूर्ण जीव जगत में क्या फायदा है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। अच्छा, काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम्स रहती है कि सर जब ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उसमें जो ये चेकर बोर्ड आता है तो उसको बनाना ही नहीं आ रहा हमें, है ना। वो गेमेट्स नहीं बना पाते। उस चेकर बोर्ड को मैंने काफी बच्चों को देखा है कि वो रटते रह जाते हैं। तो बेटा, आज सटीक पैटर्न के द्वारा, इतने आसान पैटर्न के द्वारा मैं आपको मेंडल के दोनों आनुवांशिकता के नियम करवाने जा रहा हूं कि आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। जब भी आपको ये मेंडल का नाम सुनाई देगा आपको दोनों नियम जहन में ऐसे ही घूम जाएंगे, भाई ये तो इतना आसान था। तो आप इस सब के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और सारे ट्रिक्स को फॉलो करें ताकि ये चैप्टर आपके लिए आसान बन सके और पूरे 4 नंबर आप कवर कर सके। तो बेटा, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हेरिडिटी से संबंधित जो भी अपने पॉइंट्स है उनके बारे में। तो देखो, आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कि मेंडल के आनुवांशिकता के प्रयोग। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए कल अपन ने जाना कि मटर के पौधे का चुनाव किया। कल अपन ने देखा था कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। क्यों चुनाव किया ये भी पढ़ा था अपन ने कि एक वर्षीय होता है, कम समय में अधिक पीढ़ियां हो जाती है, द्विलिंगी होता है और सबसे मेजर कारण अपन ने कल जो पढ़ा था वो है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का पाया जाना। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के 2 प्रयोग किए। तो मेंडल के द्वारा आनुवांशिकी पर किए गए प्रयोग बेटा, एक तो है मोनोहाइब्रिड एकल संकरण और एक है बेटा द्विसंकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या डिफरेंस है? देखो, सीधी सी बात अपनी यहाँ एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो एकल संकरण है इसमें किसी एक लक्षण को एक समय में किसी एक ही लक्षण को आधार बनाया। इसमें एक से अधिक यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 लक्षण या अधिक, 2 या 2 से अधिक लक्षणों को एक साथ क्रॉस करवा के इसमें अध्ययन किया। इसमें एक लक्षण का, इसमें 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रयोगों से परिणाम प्राप्त होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एकल संकरण प्रयोग। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो अपन डेफिनेशन में देखेंगे कि किसी एक लक्षण विशेष को आधार मानकर भिन्नता दर्शाने वाले 2 विपर्यासी पौधों में जो क्रॉस करवाया जाता है उसे हम कहते हैं बेटा एकल संकरण या एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड। किसी भी एक लक्षण विशेष को बेटा, किसी भी एक लक्षण विशेष को आधार मानकर 2 विपर्यासी लक्षणों वाले, 2 विपर्यासी का मतलब हो गया, जैसे अपने कल पढ़ा था हाइट का, ऊंचाई का, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मटर का पौधा लंबा होता है, टॉल एंड स्मॉल बोना। एक पौधे का जो गुण था लंबाई का, एक था बोनेपन का। इन दोनों में तो अपन कहेंगे कि एक लक्षण है ऊंचाई का ही है, तो भिन्नता दर्शाने वाले, जैसे इसके लिए अपन कैपिटल टी, यहाँ अपन बात करेंगे स्मॉल टी की। ध्यान रखना ये सिंबल्स लेने हैं अपन को, और अपन समयुग्मजी जो लक्षण है उन्हीं का उपयोग करेंगे। ठीक है, होमोजाइगस का उपयोग करेंगे। समयुग्मजी जो लक्षण है शुद्ध लंबे शुद्ध बोना, तो अपन यहाँ करेंगे किसी एक लक्षण विशेष को, चाहे लंबाई का ले लो या सीड का ले लो, जो सीड की शेप है वो ले लो, या जो उसका आकार है, कलर है, उसके बारे में ले लो, या अपन फली का रंग ले लेते हैं, फली का आकार ले लेते हैं, कोई से भी एक लक्षण विशेष को, जो अपने कल 7 विपर्यासी लक्षण देखे थे बेटा, उनमें से किसी भी एक लक्षण विशेष को आधार मानकर अगर अपन प्रयोग करवाएं तो वो प्रयोग क्या कहलाता है बेटा? एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो सीधी सी परिभाषा है, एक लक्षण विशेष को आधार मानकर भिन्नता दर्शाने वाले 2 विपर्यासी पौधों के मध्य क्रॉस करवाना। ठीक है, देखो शुरू करते हैं इसके बारे में अपन। देखो, मेंडल ने सर्वप्रथम क्या किया, ये मेंडल के एकल संकरण बोर्ड का बेटा चेकर बोर्ड है, इसको समझते हैं विस्तार से, डिटेल से समझते हैं। यहां समझ गए ना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेंडल ने मटर के प्रयोग के लिए क्या किया, एकल संकरण प्रयोग के लिए क्या किया। तो उसने अपन बात करते हैं कि ये लंबा बना, शुद्ध लंबा आप कह सकते हैं। ठीक है, मटर के शुद्ध लंबे
और शुद्ध बौने पौधे में, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में उन्होंने क्रॉस करवाया। ये जनक पीढ़ी है इनकी, है ना, जनक पीढ़ी, ठीक है, पीपीडी भी कह सकते हैं, पेरेंट्स पीढ़ी, पीपीडी पेरेंट्स पीढ़ी। तो इसमें उन्होंने लंबाई का युग्मक लिया जिसका सिंबल था कैपिटल टी और कैपिटल टी। शुद्ध लंबा मतलब होमोजोइगस, या शुद्ध बोना मतलब होमोजोइगस, स्मॉल टी दोनों युग्मक समान होंगे। यहां से बेटा बनेंगे गेमेट्स। अपने पहले ही पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो गेमेट्स का बनना है, तो सबसे पहले आपको गेमेट्स बनाना है। यहाँ दोनों कैपिटल टी है तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेगा कैपिटल टी। यहाँ से दोनों टी स्मॉल है तो एक ही प्रकार का गेमेट्स बनेगा स्मॉल टी वाला, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों गेमेट्स में अपन ने क्रॉस करवाया, जब इन दोनों गेमेट्स में अपन ने पर परागण करवाया, इन युग्मकों में क्रॉस करवाया, तो उसे पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। उस पहली पीढ़ी को अपन F1 पीढ़ी कहते हैं। कल पढ़ा था कि जो जनक से प्राप्त होती है प्रथम पीढ़ी, जो जनक से प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, F पीढ़ी। तो देखो यहां से युग्मक आ गया बेटा कैपिटल टी, यहां से आ गया स्मॉल टी। तो जो हमारा जो युग्मक बना, प्लांट्स बना, उसमें जो लक्षण आएंगे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये संकर लंबे होंगे, हेट्रोजोइगस, विषम युग्मजी लंबे। सारे पौधे लंबे हैं, ध्यान रखना, सारे पौधे जो, आप ये ध्यान रखना, जो भी कैपिटल होगा वो प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, और जो स्मॉल होगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है, वो रिसेसिव होगा, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ जो लंबे बनकर पौधे प्राप्त हुए, इनमें वापस से उन्होंने, जैसे दो प्लांट्स थे कैपिटल टी और कैपिटल टी, इनमें दोबारा से क्रॉस करवाया, यानी अपन यहाँ से दो प्रकार के युग्मक बन गए, कैपिटल टी आ गया, यहाँ स्मॉल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया। अब बेटा अगर अपन इस स्मॉल टी का क्रॉस, इस कैपिटल टी का क्रॉस अगर इस कैपिटल टी के साथ हो जाए तो अपना युग्मक बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। या आप ये भी तो कह सकते हो सर, इस कैपिटल टी का क्रॉस अगर अपन स्मॉल टी के साथ करवा दें तो हमारे पास जो युग्मक प्राप्त होगा यहाँ से कैपिटल और यहाँ से स्मॉल। इसी प्रकार से यहाँ से स्मॉल आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ से भी स्मॉल और यहाँ से भी स्मॉल, ठीक है। तो चार ये जो पौधे प्राप्त हुए, इनमें तीन टाइप के पौधे प्राप्त हुए, कि अपन ये कह सकते हैं ये लंबे पौधे हैं, ये भी लंबे पौधे हैं, ये भी लंबे पौधे हैं, और ये भी बोने। तो आप ये कह सकते हो कि सर तीन पौधे लंबे प्राप्त हुए, एक पौधा बोना प्राप्त हुआ। तो इनका जो लक्षण प्रारूप है जो अपन ने बात की थी, किसी जीव की बाह्य आकार की बाहरी लक्षण, जिसको बाहर से अपन देखकर अनुमान लगा सके कि ये क्या लक्षण प्रकट होते हैं, अपन देखकर जब प्लांट में जाएंगे देखेंगे तो तीन पौधे लंबे प्राप्त होंगे और एक पौधा बोना प्राप्त होता है, ठीक है। इसको आप नॉर्मली ये भी कर सकते हो कि जहां से अपने ये युग्मक बने, आप सारणी बना के कर सकते हो बेटा। इसको इस प्रकार से आप एक सारणी बना सकते हो, ठीक है, मेल फीमेल, यहाँ से एक युग्मक आया कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। जब इस कैपिटल टी का स्वपरागण इस कैपिटल टी से होगा तो यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया। अब इस कैपिटल टी का जब संयोग बेटा इसके स्मॉल के साथ होगा तो कैपिटल और स्मॉल, इसी प्रकार स्मॉल का कैपिटल के साथ होगा तो कैपिटल और स्मॉल, लेकिन स्मॉल का स्मॉल के साथ संयोग होगा तो बेटा क्या बनेगा, स्मॉल टी, ये जरूर ध्यान रखना। तो जहां पे भी ये कैपिटल लेटर है वो तो डोमिनेंट है, जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव है। तो आप देख के ये कह सकते हो कि ये लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, और ये बोना होगा। तो इसको अपन कहेंगे लक्षण प्रारूप। क्या कहेंगे बेटा, लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में आपने देखा कि तीन पौधे बड़े प्राप्त हो रहे हैं, एक पौधा जो एक पादप है पौधा है वो बोना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तीन पौधे लंबे, एक पौधा बोना। अगर अपन इनका जीनी प्रारूप देखें, मतलब आनुवांशिक रचना देखें, तो अपन देखेंगे कि कैपिटल टी वाला पौधा एक ही है, जो समयुग्मजी लंबे हैं वो एक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के पौधे दो हैं, दो पौधे विषम युग्मजी लंबे हैं, और स्मॉल टी यानी एक पौधा समयुग्मजी बोना है। तो ये हो जाएगा 1:2:1। क्लियर है। एक बार इसको और डिटेल से देखते हैं अपन। देखो बेटा, मेंडल ने अपने एकल संकरण प्रयोग में शुद्ध लंबे पौधों का संकरण शुद्ध बोने पौधों से करवाया। आपको लिखना क्या है, आप ये लिखोगे कि मेंडल ने अपने एकल संकरण प्रयोग में मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल टी शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधों में स्वपरागण परागण करवाया, क्रॉस करवाया। तो उसे F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि लंबेपन का लक्षण प्रभावी और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी। देखो ये मेंडल के लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। वो ये सोच रहा था कि अपन ने लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से करवाएं तो शायद बीज का कोई लक्षण प्रकट हो, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बीज का लक्षण नहीं था, सारे पौधे बौने थे। तो वो ये कह रहा था क्या ये छोटे पौधे के लक्षण आए ही नहीं क्या इसमें, या सारे लक्षण इसी के आगे, और अगर आए हैं तो ये पौधा लंबा क्यों है। तो वो ये जानने के लिए कि क्या इसमें बौनेपन के लक्षण भी है क्या, इसमें इन्हीं पौधों में उन्होंने वापस से स्वपरागण करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो उसे F2PD में बड़े चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त हुए, यानी कुछ पौधे लंबे भी थे, कुछ पौधे बौने भी थे। ठीक है, तो इनका जब लक्षण प्रारूप देखा गया तो वो 3:1 और जीन प्रारूप या फिनोटाइप जीनोटाइप देखा गया तो 1:2:1 प्राप्त होता है। तो लिख दोगे। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं संक्षिप्त में। थ्योरी ज्यादा नहीं है, जो अगर ये समझ में आ गया तो आप थ्योरी आसानी से कर पाओगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्या किया वो चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन ने चेकर बोर्ड में किया, रेखा चित्र में किया, वही ध्यान रखना। मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल टी और कैपिटल टी, शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों में क्या करवाया, संकरण। F1PD में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे, सभी पौधे लंबे। लंबे भी कौन से अपन कह सकते हैं, अशुद्ध लंबे, यहां अपन लिख सकते हैं अशुद्ध लंबे प्राप्त। ठीक है, अब लंबेपन का कारक तो डोमिनेंट कहलाया, और जो बौनेपन का कारक है वो क्या कहलाया, रिसेप्सिव अप्रभावी कहलाया। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो प्राप्त F1PD है उन पौधों में पुनः से क्रॉस करवाया। प्राप्त F1PD के पौधों में पुनः संकरण करवाया तो उसे F2PD प्राप्त हुई। तो उन्होंने F2PD में देखा कि जो दोनों युग्म विकल्पी है, कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिससे F2PD में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनका लक्षण प्रारूप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:2:1, यानी फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता। ठीक है, ये एकल संकरण का प्रयोग। इस आधार पर मेंडल ने अपने 2 नियम भी प्रतिपादित किए थे, एकल संकरण प्रयोग के आधार पर प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम, सेग्रेशन का रूल्स। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, पहले दोनों प्रयोग कर लेते हैं, फिर ये रूल्स है ना अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया सभी के। ठीक है, एक बार और देख लेना। अब अपन बात करते हैं बेटा मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग की। एक तो हो गया, एक बारी में एक लक्षण का अध्ययन कर लिया। अब मेंडल ने सोचा कि ये तो मैंने एक लक्षण को एक बारी में लिया तब ये लक्षण प्राप्त हुए, क्या मैं 2 लक्षणों को एक साथ लेकर या 3 लक्षणों को एक साथ लेकर भी ये प्रयोग कर सकता हूं। तो उन्होंने अब एक साथ 2 लक्षणों को ले लिया। जैसे मान लो पौधे की ऊंचाई के साथ साथ उन्होंने बीज का रंग ले लिया हो, बीज का आकार ले लिया हो, या बीज का रंग और बीज का आकार ले लिया हो, या पुष्प का रंग पुष्प की स्थिति ले लियो, या पुष्प का रंग और बीज का आकार, किसी भी प्रकार से उन्होंने 2 लक्षणों का जोड़ों का समूह बनाया। तो अब ये जो सेकंड प्रयोग है मोनोहाइब्रिड के बाद में डाइहाइब्रिड द्विसंकरण, किसे कहेंगे, कि ऐसा संकरण जिसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। देखो द्विसंकरण ध्यान से देखना, मेंडल ने जो अगला प्रयोग किया वो द्विसंकरण के आधार पर किया। इसमें क्या लिया, 2 लक्षण विशेष को आधार माना, 2 लक्षण विशेष को आधार मानकर भिन्नता दर्शाने वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाना क्या कहलाता है बेटा, द्विसंकरण। जैसे उन्होंने मान लो इसमें अगर आप ये देखो कि फली का रंग ले लेते हैं या बीज का आकार ले लेते हैं, तो बीज का आकार गोल बेटा, राउंड। ठीक है, एक तो राउंड हो गया गोल। एक अगर बीज के रंग की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि पीले, परिपक्व बीज पीले थे तो पीले और गोल बीज ले लिए इसमें। ठीक है, यहाँ पीले का जो रिसेप्सिव है वो है हरे, और गोल का मतलब रिसेप्सिव हो गया झुर्रीदार, है ना, झुर्रीदार, रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ी हुई। इन पौधों में उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस, तो उसे F1PD प्राप्त हुई। F1PD में किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, यानी सारे पौधे पीले होंगे, गोल होंगे, लेकिन समयुग्मजी नहीं होकर कैसे होंगे, विषमयुग्मजी। इस F1PD के पौधों में उन्होंने फिर क्रॉस करवाया तो F2PD में उन्होंने अब की बार और भी ज्यादा आश्चर्यचकित परिणाम देखे। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए। तो इसको डिटेल से देखते हैं बेटा, द्विसंकरण को एक साथ 2 लक्षणों की वंशानुगति। पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है,
देखो चर्चा करते हैं। यदि दो या दो से अधिक लक्षण विशेष को आधार मानकर दो विपर्यासी पौधों में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, भिन्नता दर्शाने वाले दो विपर्यासी पादपों में क्रॉस करवाया जाता है तो इसे डाई हाइब्रिड कहते हैं। प्रयोग देखते हैं बेटा, इसका प्रयोग क्या करते हैं, देखो डिटेल से देखना, बड़ा आसान सा प्रयोग है। ये प्रयोग में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों की कमेंट्स भी आते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में ये शिकायतें खूब मिली है कि सर ये चेकर बोर्ड है या ये जो सारणी है ये हमारे से बनती नहीं है, ये युग्मक या गैमेट्स हमारे से बनती नहीं है। आप बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ रखें, आपका ये जो है ना जो घंटों का काम है वो आपके मिनटों में सेकंडों में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना है क्या करना है अभी तुरंत देखिए, ठीक है। अपन बात करते हैं द्विज संकरण की, तो अपन बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के शुद्ध पीले व गोल बीज, शुद्ध पीले व गोल बीज YYRR कैपिटल, और जो शुद्ध हरे व झुर्रीदार है समयुग्मजी होमोजाइगस हरे ग्रीन एंड रिंकल्ड झुर्रीदार पौधों के मध्य ये जनक है, ठीक है, जनक पीढ़ी, इनके मध्य क्रॉस करवाए। तो देखो यहां से युग्मक बनेंगे, तो YY से एक युग्मक तो Y आ गया, एक आ गया, यहां से स्मॉल y से एक तो स्मॉल y आ गया, एक आ गया स्मॉल, तो ये युग्मक बन गए YR और इधर स्मॉल y r, ये वाले युग्मक। जब इन दोनों में बेटा क्रॉस हुआ, यहां अगर अपन ने क्रॉस करवाया तो इनमें क्रॉस से क्या हुआ, कैपिटल Y आ गया, यहां से स्मॉल y आ गया, यहां से कैपिटल R आ गया, यहां से स्मॉल r आ गया। तो जो अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि जो कैपिटल लेटर में अपन प्रयुक्त कर रहे हैं वो डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल लेटर में होगा वो रिसेसिव होगा। किसी गुण को ट्रेट को डोमिनेंट होने के लिए उसकी कोई सी भी प्रति कैपिटल हो सकती है, एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, लेकिन रिसेसिव के केस में ये कंपलसरी है कि दोनों ही जो प्रतियां हैं ट्रेट की, युग्मकों की, एलील की, वो स्मॉल हो। अगर एक भी कैपिटल होगी तो वो रिसेसिव नहीं होगा, डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अपन बात करते हैं, ये अपन को विषम युग्मजी कैसे प्राप्त हो रहे हैं बेटा, अशुद्ध विषम युग्मजी, विषम युग्मजी पीले और गोल बीज प्राप्त हो रहे हैं, और जनक से प्राप्त होने वाली ये पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है, ठीक है। अब देखो यहां से YYRR वाला पौधा ले लिया, यहां से YYRR वाला, अब अपन क्या करेंगे, वही गैमेट्स बनेंगे, युग्मकों का निर्माण होगा। तो देखो ये युग्मक अगर आपने बना लिया ना बेटा, ये सारणी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाली चीज कर ली ना तो ये सारणी तो आपके बाएं हाथ का खेल, ठीक है। देखो कैसे, यहां कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, देखो एक बार यहां समझते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल, दोनों में ये सेम प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। देखो कैसे, मैं कह सकता हूं कि यहां से कैपिटल Y है वो अलग होगा, ठीक है, और वो कैपिटल R के साथ गैमेट्स बना लेगा, या तो संभावना ये है, ठीक है, या हम संभावना कर सकते हैं कि कैपिटल जो Y है हो सकता है वो स्मॉल r के साथ अपने गैमेट्स बना दे। दूसरा प्रकार Y वाली संभावना तो प्रोबेबिलिटी तो समाप्त हो गई भाई, वो इस R के Y वाला Y के साथ तो जुड़ेगा नहीं, दोनों Y सेम है, एक ही गुण, एक ही जीन, एक ही गुण को प्रदर्शित करे तो दोनों Y तो अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं हो सकते युग्मकों में। तो यहाँ कैपिटल Y हो सकता है कैपिटल R के साथ संयोग हो जाए, स्मॉल कैपिटल Y है वो स्मॉल r के साथ, तो ये एक नंबर, ये 2 नंबर, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं बेटा कैपिटल R की और स्मॉल y की। तो यहां अपन ये करें, कैपिटल Y ने तो बना लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है स्मॉल y कैपिटल R के साथ संयुक्त हो, या प्रोबेबिलिटी ये भी तो है ना कि स्मॉल y स्मॉल r के साथ संयुक्त हो जाए। तो ये तीसरे प्रकार का गैमेट्स, ये चौथे प्रकार का गैमेट्स। कितने प्रकार के गैमेट्स बने बेटा, 4 टाइप्स के, कैपिटल Y कैपिटल R के साथ, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ, स्मॉल y कैपिटल R के साथ, और स्मॉल y स्मॉल r के साथ गैमेट्स बना लेता है। तो गैमेट्स बनाने आ जाएंगे आई थिंक, शायद ध्यान रखना। तो यहां से देखो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, इसी प्रकार के चारों प्रकार के युग्मक यहाँ हो गए, ठीक है। यहाँ पर नर और मादा के सिंबल के द्वारा इनको यहाँ प्रदर्शित कर देंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपने ये चारों गैमेट्स लिख दिए, इधर भी ये चारों गैमेट्स इस प्लांट के आ गए, इधर इस प्लांट के आ गए, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो क्रॉस वाला डिब्बा इसमें देखते हैं कि यहां से कैपिटल Y आया, कैपिटल Y, यहां से कैपिटल Y आ गया, दोनों गैमेट्स आ गए, यहाँ कैपिटल R है और यहाँ भी कैपिटल R है, तो ये बन गया कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल R, ठीक है। किसको दर्शाएगा कैपिटल Y, दोनों ही पीलेपन को, कैपिटल R किसको दर्शाएंगे, गोल को।
यहां से दोनों वाई कैपिटल आ जाएंगे, लेकिन यहां से एक आर कैपिटल है और एक आर छोटा आ जाएगा यहां से स्मॉल वाला, ठीक है। दूसरे प्रकार का ये भी वाई के पीले को दर्शाएगा, और चूंकि आर में एक डोमिनेंट है तो गोल ही होगा। यहाँ स्मॉल वाई है लेकिन यहाँ कैपिटल है, तो एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, लेकिन दोनों ही आर कैपिटल है तो कैपिटल आर। तो ये भी हो गया पीला और गोल बीज। कैसा हो गया बेटा? पीला और गोल बीज, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां से कैपिटल वाई जाएगा, यहां से स्मॉल वाई आएगा, एक से कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी हो गया पीला और गोल बीज। तो ये सारे हो गए पीले और गोल बीज। क्लियर है? सेकंड में भी ऐसे हो जाएगा बेटा, यहां से कैपिटल वाई, यहां से भी कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल आ रहा है, यहां से स्मॉल आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये ध्यान रखना कि जिस भी यहां से ये वाला लिखना है, यहां से ये वाला, फिर ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला, इसी प्रकार से ये श्रृंखला चलती जाएगी। आई थिंक शायद सारणी बनाना आपके लिए इजी हो गया होगा, इजी हो जाएगा, बना सकते हो ये सारणी कि कैपिटल वाई से ये किस प्रकार से बन रही है, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं, देखो यहां अपन बात करते हैं कि अपन को कितने टाइप्स के पौधे प्राप्त हुए। तो मैं कह सकता हूं ये पीला और गोल, पीला और गोल, पीला गोल, पीला और गोल, कितने हो गए? फर्स्ट लाइन में 4 हो गए, ठीक है। सेकंड लाइन की बात करते हैं, पीला और गोल, ये पीला और गोल, और ये 2 हो गए। यहां पीला और गोल, ये पीला और गोल, ठीक है, यहां भी 2 हो गए। यहां पीला और गोल एक ही है, तो ये हो गए 4, तो 6, 2, 8, 1, 9। तो हमें जो पौधे प्राप्त हुए अपन कह सकते हैं पीले व गोल बीज वाले, पीले व गोल बीज। कितने टाइप के पौधे प्राप्त हुए बेटा? 9 टाइप्स के, ठीक है। इसके साथ में अपन क्या बात करेंगे, देखो पीला व झुर्रीदार एक, ये पीला और झुर्रीदार नंबर 2, और कोई है क्या? ये रहा पीला और झुर्रीदार 3, और नहीं है। तो अपन बात करेंगे कि जो पीला व झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, ऐसे पौधे हमें कितने प्राप्त हुए बेटा? 3 प्राप्त हुए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, देखो अपने पास बचा यहां से हरा व गोल, हरा और गोल 1, हरा और गोल 2। यहां इधर बात करें तो हरा व गोल 3, और तो नहीं है, ठीक। तो हमें मिला हरा व गोल, कितने मिले बेटा? 3। क्लियर है? एक अपन आगे बात करते हैं इसमें, यहां से सारे कंप्लीट हो गए, एक ही बचा भी है, हरा व झुर्रीदार, हरा व झुर्रीदार, ऐसे पौधे कितने प्राप्त हुए बेटा? 1। तो ये बाहर से दिखाई दे रहे माने लक्षण है, तो अपन इनको कहेंगे बेटा फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। तो ये हो जाएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 9 3 3 1। अगर जीन प्रारूप की बात करें, इनकी जीनी संरचना देखें कि वाई वाई आर आर वाले कितने हैं, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले कितने हैं, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले कितने हैं, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों आर आर छोटे वाले कितने हैं, दोनों आर आर वाले बड़े कितने हैं। तो इस टाइप से देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि वहां 9 टाइप्स के प्लांट्स प्राप्त होंगे, ठीक है, जिनका अनुपात होगा 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात, ठीक है। ये अनुपात कहलाएगा बेटा आपका जीन प्रारूप, जीनो टाइप। 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक है। आप संक्षिप्त में कर सकते हो 12 24 12 12 और 1, कैसे भी याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके, ठीक है। डबल स्टार मार्क कर लेना चाहिए, जो जो चीजें कर सको ना वो सब कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार तो ये पूछा भी जा चुका है, दोबारा से पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको बिल्कुल डिटेल से देखना, ये चेकर बोर्ड पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से F1PD में ये संकलन करवाया किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, और F2PD में किस प्रकार के पौधे। अब बात आती है सर इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, अपन लैंग्वेज क्या लिखे, तो देखो लैंग्वेज में सीधा सा ये कि मेंडल ने मटर के शुद्ध पीले व गोल बीज,
शुद्ध पीले व गोल बीज कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, वह शुद्ध हरे व जुरीदार स्मॉल वाई वाई आर आर पौधों के मध्य क्रॉस करवाया तो उसे F1PD में, F1PD में सभी प्रकार के पौधे पीले व गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। क्लियर? अशुद्ध पीले व गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। जब मेंडल इस प्राप्त F1PD के पौधों में स्वयं परागण करवाता है, क्रॉस करवाता है, तो उसे F2PD में 4 अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात F2PD में प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होकर अपना अपना प्रभाव प्रकट करता है। एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करे, सारे लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्विसंकरण। इसका लक्षण प्रारूप 9 3 3 1 और जो जीन प्रारूप या जीनोटाइप है वो 12 24 12 12 1, यानी 1 2 2 4 1 2 1 2 1। क्लियर है? यह इनका हो जाएगा जीनोटाइप और 9 3 3 1 हो जाएगा फिनोटाइप। क्लियर है? अब इसकी एक बार जो थ्योरी है आप जल्दी से देख सकते हो। देखो, मटर के समयुग्मजी पीले व गोल बीज वाई वाई आर आर, ठीक है, और समयुग्मजी हरे व जुरीदार वाई वाई आर आर, ये ध्यान रखना। इन पौधों में जब संकरण करवाया गया तो F1PD में, ये इंपॉर्टेंट है ना, F1PD में कौन से पौधे प्राप्त हुए? देखो बेटा, सभी पौधे पीले व गोलाकार बीज वाले, सभी पौधे पीले व गोलाकार बीज वाले, लेकिन ध्यान रखना विषम युग्मजी थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इस प्रकार के ये पौधे प्राप्त होते हैं। अब जब इस F1PD में उन्होंने पुनः संकरण करवाया, जब इस F1PD में उन्होंने क्रॉस करवाया, स्वयं परागण करवाया, तो प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होकर अपने लक्षण प्रकट करता है। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करता है। एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता। ठीक है, सभी लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इसे है ना स्वतंत्र अपव्यवन का नियम भी कहते हैं। देखो, अपने पढ़ा था कि मेंडल ने अपने पहला नियम था, उसके आधार पर 2 नियम दिए थे। पहला एकल संकरण का नियम था, उस पर 2 नियम दिए, प्रभाविकता का और पृथक्करण का, सेग्रेशन का। और यहाँ जो सेकंड नियम है द्विसंकरण, ठीक है, डाई हाइब्रिड, इसके आधार पर उन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, या इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट रूल्स। क्लियर है? अब इन नियमों के बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, F1PD में स्वयं परागण करवाने पर F2PD में भी कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं पूछे जाते हैं, तो 4 प्रकार के, पीले व गोल 9, हरे व गोल 3, पीले व जुर्रीदार 3 और हरे व जुर्रीदार 1। ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जो आपको बता दिया। ठीक है, रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना। अब अपन बात करते हैं मेंडल के नियमों की, लॉज ऑफ मेंडल्स। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोगों के आधार पर 2 नियम दिए। एक तो था प्रभाविकता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रेशन। एक था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। क्लियर? मेंडल ने ये जो अपने दोनों नियम दिए बेटा, ये थे एकल संकरण पर आधारित, एकल संकरण पर। और जो ये नियम था बेटा, ये था द्विसंकरण, द्विसंकरण। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड और ये डिहाइब्रिड, द्विसंकरण। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एकल संकरण के आधार पर कितने नियम दिए, प्रभाविकता का नियम किस प्रयोग के आधार पर दिया, पृथक्करण का नियम या सेग्रेशन का नियम किस आधार पर दिया, इंडिपेंडेंट वाला जो लॉ है वो किस आधार पर दिया। तो 2 थे मोनोहाइब्रिड पे और एक था द्विसंकरण पर, डाई हाइब्रिड पर। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। अब इनके बारे में विस्तार से डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रभाविकता का नियम क्या। देखो, जब मेंडल ने एकल संकरण का प्रयोग करवाया था, मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग करवाया था, लंबे पौधों को बोने पौधों से क्रॉस करवाया था, तो उसे F1PD में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? टाल प्राप्त हुए थे, लंबे प्राप्त हुए थे। तो अपन ने कहा था लंबेपन का कारक प्रभावी और बोनेपन का कारक अप्रभावी होता है। यही नियम कहलाता है प्रभाविकता का नियम। इतना ही लिखना है चेकर बोर्ड में कि मेंडल ने जब एकल संकरण प्रयोग में मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में क्रॉस करवाया तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते, लंबेपन का कारक प्रभावी और बोनेपन का कारक अप्रभावी। और ये जो लॉ है वो कौन सा कहलाता है? प्रभाविकता का नियम। देखो, इसको आप देख सकते हो, लंबे पौधे बोने पौधों में क्रॉस करवाया, F1PD प्राप्त हुई, सभी पौधे कैसे? लंबे। यानी लंबापन का कारक तो क्या है? लंबापन तो क्या है बेटा? डोमिनेंट। कैसा है? डोमिनेंट। और जो बोनापन है वो क्या हो गया? इसमें छिप गया, तो वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव, अप्रभावी। ठीक है, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव।
लंबे पौधे क्रॉस करवाया, प्राप्त हुआ F1PD, और यहां तक का जो नियम है वो कहलाएगा बेटा प्रभाविकता। पूछे तो अपन यहां तक बता सकते हैं। एक आता है लॉ ऑफ सेग्रेशन, पृथक्करण का नियम। तो अपन कहेंगे कि मेंडल ने जो एकल संकरण नियम था, मेंडल का जो एकल संकरण था, एकल संकरण, इसमें जो प्राप्त F1PD थी उसमें वापस उन्होंने क्रॉस करवाया। F1PD में क्या करवाया? क्रॉस। तो यहां से युग्मक बन गए दो प्रकार के, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से दो प्रकार के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहां से बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल और स्मॉल, यहाँ दोनों स्मॉल, यानी तीन पौधे लंबे एक पौधा बोना। तो इसे हम कहेंगे पृथक्करण का नियम। क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम। कैसे लिखोगे? मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग में प्राप्त F1PD के पौधों में जब पुनः संकरण करवाया तो प्रत्येक युग्मक पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं और अलग अलग अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इसे अपन पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। देख लो एक बार इसको, पहले प्रभाविकता का देख लो और फिर पृथक्करण का देख लेते हैं। सिंपल सही है, मेंडल के एकल संकरण पर आधारित है। एक जोड़ी विपर्यासी समयुग्मजीवी पौधों में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी और अपना प्रभाव नहीं दिखाने वाला लक्षण अप्रभावी। और जो ये नियम है ये क्या कहलाएगा? इसे हम प्रभाविकता का नियम कहते हैं। ठीक है, कौन सा नियम कहेंगे बेटा? प्रभाविकता का नियम कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करते हैं पृथक्करण की, सेग्रेशन की। देखो देखो इसमें क्या है बेटा, अभी अपन ने पढ़ा था कि मेंडल ने एकल संकरण पर आधारित है। देखो यहां अपन ने ले लिया येलो प्लांट, वाई वाई है ना, ये ले लिया ग्रीन, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये आपके प्रभावी है, ये अप्रभावी है। शुद्ध लंबे वो सॉरी शुद्ध पीले शुद्ध हरे बीज क्रॉस करवाया, यहां से वाई आया, यहां से स्मॉल वाई है, यहाँ क्या बना? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सी पीडी है बेटा? F1PD। सभी पौधे पीले बीज वाले, सभी पौधे पीले बीज वाले। अगर अपन यहां बात करें, यहां से कैपिटल वाई का गेमेट्स बना, यहाँ स्मॉल वाई का गेमेट्स। ठीक है, तो ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का वाला गेमेट, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला गेमेट, इन दोनों के संकरण से क्या बना? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ से क्या बना? कैपिटल वाई और स्मॉल। यहाँ से क्या बना? कैपिटल और स्मॉल। यहाँ से स्मॉल और स्मॉल, यानी तीन पौधे पीले और एक पौधा येलो, सॉरी ग्रीन। तीन पौधे येलो हो गए और एक पौधा ग्रीन हो गया। तो अपन देखो यहां पर कुछ लक्षण प्रकट हुए थे, कुछ लक्षण प्रकट नहीं हुए थे, प्रभाविकता कहलाई। लेकिन जब F1PD में पुनः संकरण करवाया गया तो F2PD में प्रत्येक जो गेमेट्स है अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में अलग अलग एलिट्स में पहुंच जाते हैं और अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, पृथक पृथक अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए इसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेशन, पृथक्करण का नियम, या लॉ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्योंकि युग्मक भी तो शुद्ध हो गए ना, अलग होकर अलग अलग एलिट्स में पहुंच गए। ठीक है, इसकी डिटेल देख सकते हो आप नॉर्मली, ये याद करने की दृष्टि से आप वहां से अगर समझ में आ गया तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि F1PD के जो विषम युग्मजीव पौधे थे उनमें क्रॉस करवाया तो F2PD में दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। अतः इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। यानी इसमें लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं, बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी ही पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम। थर्ड नियम में बात करते हैं अपन स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, किस पे आधारित है ये भी ध्यान रख लेना, ये द्विसंकरण किसके आधार पर है? ये द्विसंकरण। वो दोनों थे एकल संकरण के आधार पर, ये है बेटा द्विसंकरण के आधार। क्लियर है? इसमें क्या होगा? दो लक्षण विशेष को आधार मानकर, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ये तो राउंड वाला था और ये येलो वाला था, पीले और गोल बीज, और इन्हीं के बीच में जब इनमें क्रॉस करवाया, गोल का मतलब राउंड हो गया, ये झुर्रीदार हो गया। और इसी प्रकार जब इनमें क्रॉस करवाया गया तो बेटा वही है द्विसंकरण वाला, कि अपन कहेंगे पीले और गोल बीज वाई वाई आर आर। अगर अपन इसको ये नहीं देखे तो वाई वाई आर आर वाला। ठीक है, यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जो F1PD थी उसमें क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सभी पौधे कैसे थे? पीले व गोल। जब इनमें क्रॉस करवाया तो कौन सी पीडी हुई? F2। कितने पौधे प्राप्त हुए? 4 प्रकार का। क्या अनुपात था? 9 3 3 1। यानी आप क्या कहोगे? ये मेंडल के द्विसंकरण पर आधारित है।
इस प्रयोग के आधार पर जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F2PD में सभी लक्षण स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र होकर अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता। इसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसकी डिटेल थ्योरी देख लेना कि इस नियम द्विसंकरण पर आधारित है। यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F2PD में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता, सभी का जो पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। अगर आप बात करते हैं आगे अपने इस चैप्टर का वैसे लास्ट टॉपिक मान सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है? आप ये कैसे कह सकते हो कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या होने वाला जो बच्चा है वो लड़की होगी? इसका निर्धारण कैसे होता है? ये फर्टिलाइजेशन के समय जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसी समय डिसाइड होता है। ठीक है, अपन जो बाद में देखते हैं ना भाई, बाद में ये चेंज हो सकते हैं, बाद में चेंज नहीं होते, उसी समय ये गैमेट्स बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य में बच्चे के लिंग का, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। बड़ा ध्यान से देखना, ये मेंडल के नियमों के आधार पर ही समझाया गया, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें लिंग निर्धारण की, तो देखो अपन करेंगे जो मनुष्य है, ह्यूमन है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं बेटा 46 क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, इन 46 में से 44 या 22 जोड़ी, ठीक है, मेल एवं फीमेल में क्या होते हैं? सेम। इन्हें हम कहते हैं एसेक्सुअल क्रोमोसोम या अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, और जो एक जोड़ी या मैं कह सकता हूं 2 गुणसूत्र, ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग होता है। मेल होता है उसमें तो होता है एक्स और वाई, फीमेल होता है उसमें होता है दोनों ही सेम प्रकार की, दोनों ही गुणसूत्रों की सेम कॉपी होती है, एक्स और। ठीक, वही बात है, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो यहां से एक्स गैमेट्स अलग हो गया, वाई गैमेट्स अलग हो गया, यहां से दोनों ही प्रकार के हैं गैमेट, एक्स और एक्स। ठीक है, अब देखो इस एक्स गैमेट्स का अगर फ्यूजन महिला के एक्स गैमेट से हो रहा है, यदि पुरुष के एक्स और वाई में से केवल एक्स आ रहा है तो आपको जो जाइगोट बनेगा उसमें एक ही प्रकार का होगा, एक्स और एक्स, और ये एक्स और एक्स बेटा उत्तरदायी होगा फीमेल के लिए, यानी होने वाली संतान क्या होगी? फीमेल ही। अगर अपन यहां बात करें बेटा कि अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र, ठीक है, वाई गैमेट्स अगर महिला के एक्स गैमेट से फ्यूजन करता है, निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो जो जाइगोट बनेगा वो बेटा एक्स और वाई, यानी होने वाला जो संतान होगा वो लड़का होगा, मेल होगा 100%। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है वो 50-50% हो गया। 50% चांस है, जो अगर अनुपात की बात करें तो 50% चांस है कि होने वाली संतान महिला होगी, या 50% चांस है कि होने वाली संतान मेल होगा। 1:1, 50-50%। ठीक है, अच्छा, आपने अभी पूरे प्रोसेस में ये देखा कि यहां से महिला केवल और केवल एक ही गैमेट्स दे रही थी, एक्स, क्योंकि दोनों गैमेट्स सेम थे। लेकिन पुरुष में 2 प्रकार के गैमेट्स थे, एक तो था एक्स और एक था वाई युग्मक। अगर पुरुष का एक्स युग्मक महिला के एक्स गैमेट से संयोजित हो जाता है तो एक्स एक्स बनेगा, एक ही प्रकार के बनेंगे, मतलब होने वाली फीमेल है। लेकिन अगर वाई गैमेट्स एक्स के साथ जुड़ जाता है तो एक्स वाई मतलब लड़का होगा। यानी इस पूरी प्रोसेस में हमारे एक चीज समझ में आई कि होने वाली संतान लड़का होगा अथवा लड़की, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये पुरुष के वाई गुणसूत्र पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इसके लिए किसी महिला को दोषी माना जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो दोषी है या जो उत्तरदायी कारक है वो पुरुष का वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है बेटा, एक बार इसकी थ्योरी देख लो जल्दी से। थ्योरी में यही है जो कुछ अपन ने लिखा है वो थ्योरी में है। ठीक है, आपके नॉर्मली समझ में आ जाएगा। अगर आपके डायग्राम समझ में आता है तो थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चीज लिखनी है, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो भाई मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में सेम। इन्हें कहेंगे अलिंग गुणसूत्र कहेंगे। ठीक है, ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्लियर है। सेकंड अपन बात करते हैं, पुरुष में 23वां जोड़ा एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स। लिंग का निर्धारण करते हैं इसलिए लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 22 + x, 22 + y।
जबकि महिला में एक ही प्रकार का बनेगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। क्लियर है? इसके बाद में क्या होगा बेटा, जब निषेचन की क्रिया होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर उस फर्टिलाइजेशन के समय यदि पुरुष का 22 एक्स प्लस शुक्राणु महिला के 22 प्लस एक्स अंडाणु को निषेचित कर देता है, तो जो गैमेट्स बनेंगे अपने वो बनेंगे 44 प्लस एक्स एक्स, यानी होने वाला जो संतान है वो पुत्री होगी एक्स एक्स की वजह से। यदि पुरुष का वाई गैमेट्स शुक्राणु स्त्री के 22 प्लस एक्स अंडाणु को संयोजित करता है, ठीक है, अंडाणु ओव्यूल को संयोजित करता है, तो ये बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, पुत्र का निर्माण होगा, पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पुत्र का होना केवल पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, वाई गुणसूत्र। क्लियर है? तो ये मनुष्य में जो सेक्स डिटर्मिनेशन था, लिंग निर्धारण, वो किस प्रकार से होता है, इसकी अपन ने डिटेल में चर्चा की। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपके हेरिडिटी चैप्टर में मेन टॉपिक्स यही थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे बाद में। फिलहाल अपने इन दोनों वीडियो में, अपने पहले वीडियो में जो अपने पढ़ा अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनका इस्तेमाल आज के वीडियो में अपन ने किया दोनों नियमों में, चाहे वो एकल संकरण हो चाहे द्विसंकरण हो, और इनके आधार पर मेंडल के तीनों नियम, ठीक है, डोमिनेंस वाला प्रभाविकता का नियम, सेग्रेशन पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविहन का नियम, इन तीनों नियमों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके चेकर बोर्ड समझ में आ रहा है बेटा, तो ये थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इन तीनों क्वेश्चनों में से 100% एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, हर साल आता है और जरूर आएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखें। अच्छा, जो बच्चे अब तक पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, तो पिछले वाले वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर की तरफ दिखाई देगा, वहां क्लिक कर सकते हैं। और जो हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं देखा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अब तक कंप्लीट बायोलॉजी के जो चैप्टर है उनका अध्ययन कर सकता है। आज अपना बायोलॉजी का सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। जो बायोलॉजी हमारी 25 नंबर की थी, 25 नंबर की जो बायोलॉजी थी बेटा, उसका अपन ने पढ़ाई कर ली है। वो पूरे 25 नंबर की तैयारी आपको बिल्कुल तरीके से करनी है। ठीक है, इनमें अगर कोई समस्या होगी तो अपन जो नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे उनमें आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।